आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल नेक्स्ट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा इस बार के अंतरिम बजट में, अर्थात अंतरिम बजट 2024-25 में आपने देखा कि सबसे अधिक भारत सरकार का फोकस डिफेंस के बजट पर है। अर्थात इस बार के बजट में सबसे अधिक फोकस डिफेंस सेक्टर पर किया गया है और डिफेंस सेक्टर के लिए सबसे अधिक बजट का एलोकेशन किया गया है। आखिर क्यों भारत में रक्षा बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है? भारत का रक्षा बजट का जो कार्यक्रम है वह किन उद्देश्यों को लेकर के प्रेरित है और भारत के डिफेंस सेक्टर में क्या-क्या जरूरतें हैं और किस तरीके के प्रोग्राम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आखिर डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है जिसको लेकर के फोकस करने की बात की जा रही है। इन सभी पहलुओं पर आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे डिफेंस बजट और उससे एग्जाम में पूछे जाने प्रश्नों प्रश्नों को। तो आप सभी लोगों का मैं इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी शांति और कोई भी विकास तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक आप रक्षा और सुरक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करने की क्षमता नहीं रखते। इसीलिए अधिकतर विद्वान कहते हैं कि शांति और विकास क्या है? वस्तुतः युद्ध की तैयारी है। अगर युद्ध की तैयारी आपकी ठीक है तो शांति और विकास की दशा बनी रहेगी और जब आप युद्ध की तैयारी को छोड़ देंगे तो शांति और विकास के लक्ष्य को आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात युद्ध की तैयारी अपने आप में शांति और विकास के लिए दशा उत्पन्न करती है। और चूंकि भारत की सरकार भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना चाहती है और भारत में समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना चाहती है, समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम करना चाहती है और भारत के वैश्विक उभार के लिए, ग्लोबल इमरजेंस के लिए काम कर रही है, ऐसी स्थिति में डिफेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी को ज्ञात होगा कि इस समय पूरी दुनिया में दो जगह पर युद्ध चल रहा है। एक वो जगह है यूक्रेन, जहां रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और दूसरी जगह है गाजा पट्टी, जहां इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। और ये दोनों जगहों पर होने वाला युद्ध कोई बहुत साधारण युद्ध नहीं है। यह कभी भी पूरे विश्व युद्ध का स्वरूप ले सकता है। अर्थात यह पूरे दुनिया के सामने एक चुनौती के रूप में संकेत दे रहा है और साथ ही भारत के लिए लगातार चुनौतियां सीमाओं पर रही हैं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र से पाकिस्तान हमें कभी भी ठीक से और शांति से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता और लगातार कई युद्धों में पाकिस्तान के द्वारा हमें खींचा गया। यह अलग बात है कि उन सभी युद्धों में भारत को बड़ी सफलता मिली, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया और बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। लेकिन पाकिस्तान की एक मनोवृत्ति बन गई है लगातार भारत के सामने चुनौती पेश करना। भारत के एक बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने कब्जा बनाया हुआ है और हमें और भी तरह तरह की समस्याओं से हमेशा हमारे लिए चुनौती पेश करता रहता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर चीन, आप लद्दाख में देख रहे हैं, कुछ वर्ष पहले आपने डोकलाम में देखा, अरुणाचल प्रदेश में, आप सिक्किम में फिंगर टिप एरिया के आसपास के क्षेत्रों में देखिए, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में कई जगहों पर उसने चुनौती पेश की है। और लद्दाख के गैलवन घाटी में उसके द्वारा दी गई चुनौती हमारे लिए बहुत, एक तरीके से देखा जाए, एक नई तरीके की समस्या बनी। और खासकर उस समय जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा था। और इसके अलावा हिंद महासागर में चीन के मंसूबों से आप सभी लोग परिचित हैं कि चीन किस तरीके से स्ट्रिंज ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के माध्यम से
मोतियों की माला रणनीति के माध्यम से कैसे भारत की चारों तरफ से घेर रहा है। ऐसे समय में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान, चीन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें उतनी क्षमता अर्जित करनी होगी ताकि इन दोनों के मंसूबों को सफल न होने दिया जाए। और वैसे भी कहा जाता है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बल का मूल विज्ञान है। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य भी ये है। ऐसे में हमें बल के मूल तक पहुंचने के लिए तकनीकी का सहारा, विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन तकनीकी और विज्ञान का सहारा लेने के लिए आपको खर्च बढ़ाना पड़ेगा। तभी आपके पास आधुनिक तकनीक आएगी, आधुनिक हथियार आएंगे और आपके पास सैनिक साजो सामान और उपकरण आएंगे। तभी सीमाओं पर आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो पाएगा। तभी 12 महीने सीमाओं की सुरक्षा की क्षमता हम अर्जित कर पाएंगे और चारों तरफ से भारत को अभेद्य बना पाएंगे। इसी क्रम में भारत के रक्षा बजट को आप देख सकते हैं। देखिए, भारत के रक्षा बजट को अगर मैं दिखाऊं साइज के आधार पर, पहले कुछ डाटा पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। देखिए, अगर भारत के टोटल साइज ऑफ डिफेंस बजट को देखना चाहें तो आप देखिए 2022-23 में भारत का कुल डिफेंस बजट था 4.78 लाख करोड़। ये भारत का डिफेंस बजट था। ये बढ़ करके 2023-24 में आप देखिए हो गया 5.9 लाख करोड़। आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहां पे बढ़त की गई, किस तरीके से बजट को बढ़ाया गया। और फिर यहां पर देखें, जबकि ये अंतरिम बजट है, जबकि ये अंतरिम बजट का फिगर है, अभी जब फुल बजट आएगा तो उसमें ये फिगर बढ़ेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे यहां से बढ़ता हुआ बजट आपको दिख रहा। इसका मतलब भारत के डिफेंस बजट में लगातार वृद्धि हो रही है। ये क्या संकेत दे रही है? भारत के डिफेंस बजट में होने वाली वृद्धि यह संकेत दे रही है कि भारत की सरकार डिफेंस सेक्टर में अब कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है और दूसरे देश पर भी निर्भर नहीं रहना चाहती है। इसका संकेत मैं अभी आपको देता हूं कि कैसे पता चलेगा। देखिए, कई बार हम डिफेंस के लिए बजट बढ़ाते थे पहले भी, लेकिन गोला बारूद खरीदते थे, लोगों से हथियार खरीदते थे दूसरे देशों से। लेकिन आज भारत के डिफेंस बजट में होने वाली वृद्धि केवल दूसरे देशों से खरीदे जाने वाले गोला बारूद और हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि सेल्फ रिलायंस का भी एक गोल है हमारा। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि भारत के डिफेंस बजट का दो गोल है। भारत के डिफेंस बजट का दो बड़ा गोल है। एक है सेल्फ रिलायंस, एक है सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, अर्थात रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, सेल्फ रिलायंस की स्थिति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में दूसरे देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। जहां हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, जहां हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, वहां अगर हम दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं तो इसे कहीं से भी ठीक नहीं माना जाएगा। तो एक तो ये जानते हैं हमारा गोल है कि हम आत्मनिर्भर होंगे और दूसरा हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, अर्थात डिफेंस सेक्टर में अब हम आयातक नहीं होंगे, हम निर्यात करने की क्षमता अर्जित करेंगे। ये अपने आप में बड़ा गोल है, बिग गोल कहा जाएगा कि हम आत्मनिर्भर होंगे और हम निर्यात की क्षमता प्राप्त करेंगे। ये एक बड़े गोल के रूप में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि परंपरागत रूप से भारत का जो रक्षा बजट था वो गोला बारूद खरीदने, मतलब आयात पर हमारी निर्भरता थी। तो आयात से आत्मनिर्भर होने और आत्मनिर्भर होकर के निर्यात तक बढ़ने का इसका लक्ष्य है। और यही भारत के डिफेंस बजट को खूबसूरत बनाता है। इसका मतलब हमारे डिफेंस बजट में दिए गए एक एक पैसे का हमारे देश के भविष्य के लिए उपयोग होने वाला है। अर्थात हम डिफेंस बजट के माध्यम से अपने डिफेंस क्षमता को स्टैब्लिश करेंगे, डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विस्तार देंगे
और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने में सक्षम हो जाएंगे जो हम अभी आयात करके मंगाते थे, या कई बार डिफेंस के सेक्टर में बहुत सारी चीज पैसा देने पर भी नहीं मिलती। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर सारे संवेदनशील क्षेत्रों में यही स्थिति होती है कि जहां पर संवेदनशीलता अधिक होती है, दूसरा देश भी बार्गेनिंग करता है, इतने आसानी से सहयोग नहीं करता। और डिफेंस सेक्टर भी उसी प्रकार का एक क्षेत्र है। तो आप देखिए, यहां पर हमारा जो डिफेंस बजट है, जैसे ये 2024-25 का अगर डिफेंस बजट देखें, ये अंतरिम बजट का पार्ट है, लेकिन ये दोनों गोल से प्रेरित है, आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगा। अब देखिए आत्मनिर्भरता कितनी, इसके लिए भी मैंने यहां देखिए आपको एक डाटा देने की कोशिश की है। बजट के माध्यम से ही, बजट से ही डाटा निकाला है कि देखिए आत्मनिर्भरता कितनी। 2021-22 में डिफेंस सेक्टर में जितनी भी हमारी हथियारों की जरूरत थी, उपकरणों की जरूरत थी, रक्षा सामग्री की जरूरत थी, या डिफेंस के लिए हमें फाइटर प्लेन से लेकर के, राडार से लेकर के, टैंक से लेकर के, तोप से लेकर के, बंदूक से लेकर के, वारशिप से लेकर के, जितनी हमारी जरूरत थी, उसमें 64% हम अपने से विकसित कर ले रहे थे और बाकी 36% हमें आयात करना पड़ रहा था। लेकिन एक साल आगे जाएंगे, सीन आपको अलग दिखेगी। 64 के बजाय स्वदेशी क्षमता हो गई 68%, स्वदेशी क्षमता हो गई 68%, और हमारी बाह्य निर्भरता हो गई ओनली 32%। लेकिन इससे जरा एक साल और आगे बढ़िए, आपको कुछ और चीज बेहतर दिखेगी। 75% हमारी स्वदेशी निर्भरता है, और अब केवल भैया 25% ही हम आयात पर निर्भर हैं। केवल इंपोर्ट, हम पूरे डिफेंस की जरूरत का केवल 25% हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। 25%, 75% हमारा इंडिजेनस डेवलपमेंट है। इट मींस इंडिजेनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर इज अप टू 75%। ये 75% तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ी सफलता है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, चाहे कितने भी बड़े देश हो, इवन अमेरिका भी, इवन इजराइल भी, यूके भी, फ्रांस भी, अपने डिफेंस की कुछ जरूरतों को वो भी आयात करता है। आयात से एकदम मुक्त होने वाले देश अभी कोई नहीं है, और कोई हो भी कैसे सकता है। कई ऐसे पदार्थ होते हैं, कई ऐसे उपकरण होते हैं जो हर देश में संभव भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस हाइट तक पहुंच रहे हैं, आने वाले समय में ये हम 100% सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, आप 2023 की बात कर रहे हैं, 2023-24 में 75% आत्मनिर्भरता है, ये सेल्फ रिलायंस है। ये 2025 तक ही हम लोग सोच रहे हैं कि ये 100% तक पहुंच जाए। यद्यप हो सकता है ये ना पहुंचे, क्योंकि 100% होना अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ये यहां से होके कुछ 80 हो जाएगा, कुछ 90 हो जाएगा। धीरे धीरे हम विदेशी निर्भरता से मुक्त तो हो रहे हैं। विदेशी निर्भरता, और एक चीज और ध्यान रखिए, रक्षा जैसे क्षेत्र में दूसरे देश पर बड़ी निर्भरता, ज्यादा निर्भरता चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि अगर कोई विश्व युद्ध छिड़ता है या कोई बड़े क्षेत्र में युद्ध छिड़ता है, कौन हमें सप्लाई करेगा? अपने लिए हर देश अपनी जरूरत को पूरा करेगा, हमें देगा। और चूंकि भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है। अभी हम 5वें स्थान पर हैं, जल्दी हम तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे पास डिफेंस के सेक्टर में अपने ऊपर निर्भर रहने के लिए क्षमता तो विकसित करनी होगी। आखिर 2047 में भारत को आप विकसित देश बनाना चाह रहे हैं, तो 2047 का जो विकसित देश होगा वो आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के दरवाजे से ही होकर के गुजर सकता है।
इसलिए आप देख रहे होंगे कि यहां पर आत्मनिर्भरता डिफेंस सेक्टर का जो दो गोल है इसमें एक दिखाया हमने कि एक गोल में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ेंगे और बड़ी क्षमता को अर्जित करेंगे। अब दूसरा दिखाते हैं कि जो दूसरा गोल है एक्सपोर्ट का, हम रक्षा के क्षेत्र में न केवल आयात कर रहे हैं बल्कि देखिए निर्यात भी करने लगे। हाँ, 2016-17 में हमारा जो निर्यात था वो इतना था, मात्र 1521 करोड़। अब देखिए केवल आप यहां से 16 से आ जाइए 22, 4 2 6 वर्ष, 6 वर्ष, जबकि कोरोना का भी बीच में टाइम था। मात्र इतने वर्षों में आप देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि 16,000 करोड़ हमारा निर्यात हो गया। ये 16,000 करोड़ है, ये हमारा निर्यात हो गया 16,000 करोड़। इसका तात्पर्य है कि हमारा निर्यात इतना हो गया और इतना होने का मतलब है कि आप देखेंगे 10 गुने से ज्यादा का ग्रोथ है। और आप 2023-24 में देखिए 24,000 करोड़ और 2025-26 तक हम 40,000 करोड़ का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसका मतलब है कि 2025-26 तक 40,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य। सोचिए, भारत जैसा देश जो रक्षा के क्षेत्र में आयातक देश था अब निर्यातक हो गया और निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह बता रहा है कि हम अपने डिफेंस सेक्टर को कैसे मजबूत बना रहे हैं। अब आप जरा ध्यान से सुने जो हमारा डिफेंस बजट है 2024-25 के अंतरिम बजट में, जो इस अंतरिम बजट में हमारा डिफेंस बजट है, रक्षा बजट है, ये अगर टोटल साइज आपने देखा तो ये 6.21 लाख करोड़ है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है ये। अगर मैं साइज दिखाऊं तो ये चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। मैंने देखिए एक डाटा हमारे पास है, दुनिया में सबसे अधिक रक्षा बजट है यूएसए का। ये तो खैर बहुत ज्यादा है, ये तो हम लोगों से 10 गुना से भी ज्यादा है। ये इतना दुनिया का सबसे बड़ा, इतना तो हमारा बजट का साइज नहीं है। हमारे बजट का साइज है 47 लाख करोड़। इतना ही हमारा बजट का साइज, इसका तो 72 लाख करोड़ तो खाली रक्षा बजट है। तो खैर अमेरिका से क्या तुलना, सूरज के सामने क्या दिया जलाना और क्या गैस जलाना, क्या ट्यूबलाइट जलाना, उससे हमारी तुलना नहीं। हाँ, लेकिन चाइना देखिए इतना खर्च कर रहा है 24 लाख करोड़। अगर हम ये 6 चौक 24, 4 गुना ज्यादा बजट चाइना भी खर्च कर रहा है। और 10 गुना देखिए, अगर ये देखेंगे तो आप 10 गुना बजट इसकी तुलना में कम है क्योंकि उतना रिसोर्स हमारे पास नहीं है। लेकिन देखिए चाइना की तुलना में कम है, चाइना के पास रिसोर्स भी ज्यादा। रसिया का रक्षा बजट इधर थोड़ा बढ़ा है जब से रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, नहीं तो हम तीसरे स्थान पर आ गए थे। लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो इसने रक्षा बजट बढ़ाया, इसका 7 लाख करोड़। यद्यपि इसकी इकोनॉमी का साइज उतना अच्छा नहीं है, तो चौथे स्थान पर हम हैं। और अगर इससे पीछे देखना चाहें तो आप यहां पर सऊदी अरब है, सऊदी अरब है, वो लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास उसका भी है। मतलब 5वें स्थान पर सऊदी अरब। सोचिए सऊदी अरब भी खर्च कर रहा है। क्यों खर्च कर रहा है? क्योंकि उसके बगल में ही इजराइल गाजा में लड़ रहा है हमास जैसे आतंकवादी संगठनों से। आगे चल करके कभी ईरान और सऊदी अरब में संघर्ष हो सकता है, या यमन के हूती विद्रोही चुनौती दे सकते हैं, या इजराइल, या कुछ भी हो सकता है मध्य पूर्व में। आप देख रहे हैं। तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमने हमारा जो रक्षा बजट है वो उतना है, उस ये इतना है। देखिए यह इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बजट का 1.72 लाख करोड़ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अर्थात एक तरीके से कहा जाए ये पूंजी व्यय है। अर्थात इसमें वो व्यय किया जा रहा है जो हमारे रक्षा क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाएगा। अब इसमें क्या किया जा रहा है? 1,72,000 करोड़। ये अपने आप में बहुत बड़ा बजट है।
अगर आप इसमें भाग देंगे तो ये लगभग 27-28% के आसपास, ये एक चौथाई से भी ज्यादा है, एक चौथाई से ज्यादा बजट है ये। और अब देखिए, अब ये जो बजट है, अर्थात जो रक्षा क्षेत्र में पूंजी व्यय पर, ये कैप बजट है, एक तरीके से कैप एक्सपेंडिचर जो है 1,72,000 करोड़, लाख करोड़, इतना जो बजट है, ये बजट किस चीज पे है? ये जैसे वारशिप, कोई युद्धक जहाज बनाना है, कोई वारशिप है, कोई सब मैरीन शिप है, कोई सब मैरीन शिप है। क्योंकि ये हम क्यों बना रहे हैं, नेवी को हम क्यों मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि चाइना हमें हिंद महासागर में चारों तरफ से घेर रहा है, और भारत के ही कुछ पड़ोसी उसको मदद भी कर रहे हैं, मालदीव जैसे देश। इसीलिए तो मालदीव को सीने से लगाए रखना हमारी मजबूरी बनी हुई है। हम, मालदीव हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें कर रहा है, बहुत सारे प्रयास कर रहा है, इसके बाद भी हम उसे सीने से हटा नहीं रहे, सीने से एकदम लगा करके रखे हुए हैं। तो सबमरीन शिप है, या फाइटर प्लेन है, या टैंक है, या राडार है, डिफेंस सैटेलाइट्स है, ड्रोन है, डिफेंस सैटेलाइट है, ड्रोन है, रोबोट का भी हम इसमें उपयोग करने वाले हैं, रोबोटिक्स का। ऐसे बहुत सारी चीजों का, मिसाइल्स है, वेरियस मिसाइल्स है, ये सब हम इसको जुटा रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, सेना होना महत्वपूर्ण नहीं है, सेना का आधुनिक होना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंपरागत हथियार रख करके, पुराने हथियार रख करके क्या करेंगे? आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी प्रिवेल कर रही है, तो आपको अपनी सेना को, अपने रक्षा क्षेत्र को आधुनिक रखना होगा। तो इसका मतलब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही खाली एक लक्ष्य नहीं है, आधुनिकीकरण भी इसका लक्ष्य है। अर्थात आधुनिकीकरण भी होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन भी होना चाहिए, और इस मॉडर्नाइजेशन में यही पैसा यूज होगा। मॉडर्नाइजेशन भी होना चाहिए। अगर मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा तो आप आज के अनुसार लड़ने की क्षमता को खो देंगे। और इसीलिए इसके लिए वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में, 2024-25 के बजट में क्या किया? डीप टेक टेक्नोलॉजी की बात की, टेक डीप टेक की बात की, कि डिफेंस सेक्टर में हम डीप टेक का विकास ज्यादा से ज्यादा करेंगे और इससे अपनी क्षमता को व्यापक बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे डीप टेक किसे कहा जाता है? जटिल तकनीक को कहा जाता है। वह तकनीकी जो जटिल होती है, वह तकनीकी जो जटिल होती है, लेकिन भाई जटिल होती है जिसके लिए बहुत अधिक इंजीनियरिंग की, नवाचार की, अनुसंधान की, प्रयोग की, शोध की जरूरत होती है, उसे डीप टेक टेक्नोलॉजी या जटिल तकनीक कहा जाता है। इसमें जैसे एआई है, जैसे मशीन लर्निंग है, जैसे ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जैसे रोबोटिक्स है कि नहीं? जैसे रोबोटिक्स है, या जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है। इस टाइप की जितनी भी चीजें जो डिफेंस सेक्टर को और मॉडर्नाइज कर सकती हैं और यहां हमारी क्षमता को मजबूत बना सकती हैं, उसके लिए ये डीप टेक टेक्नोलॉजी पर बात की गई है। और एक चीज देखिए, डिफेंस सेक्टर के लिए हम लोग बहुत लंबे समय से डिफेंस सेक्टर के नवाचार पे काम कर रहे हैं। 2018 से अगर आप देखिए तो भारत की सरकार ने आईडेक्स स्कीम शुरू किया है। ये आईडेक्स क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। इसके अंतर्गत हम रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में अगर कोई स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत स्टार्टअप भी हो, उसके लिए हम 10 करोड़ की सहायता या इससे अधिक सहायता भी दे रहे हैं। इससे बहुत रक्षा के क्षेत्र में बढ़त मिली है। और यूं कहें तो आप देखेंगे कि भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से ग्रो हुआ है, और यही वो क्षमता है जिसके नाते आज हम 85 देशों को निर्यात कर रहे हैं। 85 देशों को निर्यात कर रहे हैं।
ये देखिए, और ये आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, ये 85 देश सामान्य देश नहीं है। इसमें फ्रांस है, इसमें इजराइल है, इसमें इटली है, इसमें पोलैंड है, इसमें स्वीडन है। ऐसे देशों, रसिया को भी हम निर्यात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनसे आयात भी कर रहे हैं, लेकिन हम निर्यात भी कर रहे हैं। अगर डिफेंस आयात आप देखेंगे, ऐसे तो हम रशिया से सबसे अधिक आयात करते हैं। ऐसे तो टोटल 25% ही आयात करते हैं, 75% स्वयं से बनाने लगे। लेकिन सबसे अधिक रसिया से आयात करते हैं, फिर फ्रांस से करते हैं, और फिर यूएसए से करते हैं। ये तीन बड़े हमारे देश हैं जिससे हम आयात कर रहे हैं, लेकिन हम 85 देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि अमाउंट कम है। अमाउंट भले कम है, लेकिन एक शिफ्ट है, एक ट्रेंड को दर्शाता है। अर्थात यह दिखाता है कि डिफेंस सेक्टर में हम एक नई दिशा में हैं, एक नए प्रकार से काम कर रहे हैं, और इस सेक्टर में भारत की क्षमता को लगातार उभार रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत का वैश्विक उभार होगा, और भारत पूरी दुनिया में डिफेंस के सेक्टर में न केवल एक आत्मनिर्भर देश के रूप में जाना जाएगा, बल्कि पूरे विश्व पर प्रभाव रखने वाले देश के रूप में भी जाना जाएगा, और पोटेंशियल लीडर होगा। और इसी बड़े विजन को फोकस करते हुए भारत की सरकार डिफेंस बजट को लगातार बढ़ा रही है, और इस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है। डिफेंस सेक्टर में कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है। दो तीन चीजों पे मैं और बात कर दूं। जैसे आप देखिए, इस चैप्टर से पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के का डिफेंस बजट का साइज क्या है, पिछली साल कितना साइज था, आपकी बार क्या है, प्लस इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 1,72,000 करोड़ का है, ये कितना है। या ये पूछा जा सकता है कि डिफेंस सेक्टर का गोल क्या है, जैसे सेल्फ रिलायंस और एक्सपोर्ट हम गोल लेकर के चल रहे हैं, या डिफेंस सेक्टर में इंडिजनाइजेशन, स्वदेशीकरण कितना है, हम कितने देशों को निर्यात कर रहे हैं। निर्यात में हम ना केवल अल्प विकसित देशों को, बल्कि विकसित देशों को निर्यात कर रहे हैं। अच्छा, एक विकसित देश बनाने के लिए शांत रहना, सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रहे कि पिछले 25 वर्षों से हमने युद्ध नहीं लड़ा है। कारगिल का जो युद्ध था वो हमारा लास्ट युद्ध था, जो 1999 में हमने लड़ा था। और कई बार युद्ध लड़ते समय तमाम जरूरतों का पता चलता है, लेकिन अगर आप फोकस रहेंगे, जब युद्ध की संभावना के आधार पर काम करेंगे, और आप अपनी क्षमता को पूरी तरीके से विकसित करके रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी जरूरतों को और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। और यही कोशिश भारत की सरकार कर रही है, और डिफेंस बजट इसको निश्चित रूप से पूरा करता हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज का ये सेशन छोटा था, लेकिन ये आपके लिए डिफेंस बजट पर फोकस करने वाला सेशन था। अगला एक सेशन हम लोग लेंगे कि इस बार के जो अंतरिम बजट में कितनी गवर्नमेंट की स्कीम चलाई गई है, और उन स्कीम में मुख्यतः क्या फोकस है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट आईएएस की इस पहल से आप सभी लोग जुड़े रहिए, और लगातार इस सेशन में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाते हुए इसके अंदर जो हम लोगों के द्वारा फोकस किया जा रहा है, उन सभी से अपने आप को जोड़िए, और एग्जाम में बढ़त प्राप्त करिए। एक चीज जान लीजिए, आज के प्रतियोगिता के दौर में जब एक एक नंबर सफलता असफलता को निर्धारित कर रहा है, ऐसे में उन सभी चीजों से अपने आप को जोड़कर रखना होगा जहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। और नेक्स्ट आईएएस की इस पहल में लगातार इस पर फोकस किया जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में सभी विद्यार्थियों के लिए जो है ये नेक्स्ट आईएएस की पहल एक प्रेरक होगी, उत्साहवर्धक होगी, और उनके एग्जाम के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।